गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हाँ जी, हमने आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 12th जो यूनिट है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, वो हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आपका फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने स्टडी किया था। दैट व्हाट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, व्हाट आर द होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, बीच में आपका जो टॉपिक आएगा दैट इज़ टॉपिक ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, वो हम आपका बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी वास्ट टॉपिक है। आप जब रेगुलर क्लासेस आपकी अभी लग चुकी हैं तो यहाँ पे जब आप आओगे तो वी कैन डू दैट टॉपिक, बट उसको मैं उसकी वीडियो बना के मैं आपको डालूँगी, लेकिन वो जस्ट एक ओवरव्यू होगा कि दैट हाउ यू कैन नेम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उससे पहले हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो हमने आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ द आइसोमेरिज्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में भी बहुत बार इसका यूज़ होगा एंड 11th में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से करना। देखो आइसोमेरिज्म, देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी चीज़ का आपने रट्टिफिकेशन नहीं करना है, हर एक चीज़ को आपने समझ के चलना है। केमिस्ट्री में आपके पास बेसिक जो भी वर्ड वहाँ पे लिखे हुए हैं उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, मीनिंग से ही आप उस चीज़ को समझ लेना। ठीक है, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कराऊँगी, बिल्कुल ईजी मेथड से। तो इसको एक बार देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे आपके पास आइसोमेरिज्म, आइसो वर्ड का मीनिंग आपके पास क्या होता है? आइसो वर्ड का मीनिंग आपके पास होता है सेम। मैरिज्म टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से ये मिलके बना है, दैट इज आइसो प्लस मर्स। ठीक है, आइसो का मीनिंग होता है सेम, मर्स का मीनिंग होता है पार्ट्स। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आप आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो दोनों में आपका जो रूल है वो सेम ही अप्लाई होगा। आइसोमेरिज्म आपके पास क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपके पास होता है सेम, बट उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं? आइसोमर्स आपके पास क्या होता है? आइसोमर्स आपके पास वो कंपाउंड्स होते हैं, 2 या मोर, कितने भी हो सकते हैं, विच हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे? आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को आप क्या बोल दोगे? आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म बेसिकली आपका, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, 2 टाइप्स का होता है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। देखो स्ट्रक्चरल वर्ड का आपके पास मीनिंग क्या होता है? भाई स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, आइसोमेरिज्म जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है? कि स्टीरियो का मीनिंग होता है आपके पास स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल मीन्स जो स्पेस में अरेंजमेंट होती है आपके पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स की। तो स्टीरियो मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम, बट जो कंपाउंड हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होंगे? ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। ठीक है, स्पेस में जो अरेंजमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली वो आपके जब डिफरेंट होंगे तो उस जो आइसोमेरिज्म है उसको आप क्या बोलोगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, और जो कंपाउंड होते हैं उनको आप बोलोगे स्टीरियोमर्स। ठीक है, ये टॉपिक हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम आपका आज जो स्टार्ट करते हैं वो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करेंगे। यहाँ पे आइसोमेरिज्म यहाँ पे बोला है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा, तो डेफिनेशन रिमेन्स द सेम। कंपाउंड आपके पास ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन क्या हो? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो मीन्स डिफरेंट अरेंजमेंट हो एटम्स की मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उसको आप क्या बोलोगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और फिनोमिना को आप क्या बोल दोगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आपका 6 टाइप का होता है। तो सबसे फर्स्ट जो टाइप है दैट इज़ द चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। अब यहाँ से पता लग रहा है आपको, चेन नाम से पता लग रहा है कि चेन का डिफरेंस होगा, मीन्स वहाँ पे मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका सेम रहेगा लेकिन आपके पास जो कार्बन चेन है वो आपके पास डिफरेंट होगी। ठीक है, तो उनको आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियर आइसोमर या यू कैन से चेन आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड्स को। और फिनोमिना आपका क्या हो जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल से समझते हैं व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म। जैसे आपके पास है ब्यूटेन, आपको ब्यूटेन 10th क्लास में बेसिक चीज़ें हैं, पढ़ के आए हो। ब्यूट का मीनिंग होता है 4 कार्बन, 4 कार्बन आपने अरेंज किए, सभी की वैलेंसी आपने कंप्लीट की, तो दिस इज द ब्यूटेन। एन आपके पास क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक तो आपने लिख दिया एन ब्यूटेन। एन आपका जो यूज़ होता है ना बेटा, ये वर्ड आप याद रखना। एन जो वर्ड है जब आपको स्मॉल एन मिले तो उसका मीनिंग होता है आपके पास स्ट्रेट चेन।
ठीक है। तो देखो ब्यूटेन को एक तो आपने ऐसे दिखा दिया, सेकंड टाइप से आप उसको कैसे दिखाओगे? सेकंड आप ये करोगे कि यहाँ से किसी भी कार्बन को उठा के आप यहाँ पे रख दोगे, ठीक है। मीन्स आपने क्या किया, एक कार्बन को ब्रांच में लगा दिया, तो है तो ये भी ब्यूटेन। इसको आप बोलोगे, देखो जब सेकंड पोजीशन पे आपका CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको याद रखना आइसोब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है? चेन का है। इसमें तो स्ट्रेट चेन है, लेकिन इसमें क्या आ गया आपके पास? ब्रांचिंग। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है। आप काउंट करो, यहाँ पे कार्बन 4 है, जो आपके पास हाइड्रोजन है वो आपके पास 10 है। यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितनी है? 10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट डिफरेंस किस चीज़ का होता है? चेन का, ठीक है। जब कार्बन चेन का डिफरेंस हो तो उसको आप क्या बोलोगे? चेन आइसोमेरिज्म, या यू कैन से द न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसकी नेमिंग की यदि मैं बात कराऊँ तो सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है नेमिंग करने का? आप यहाँ से थोड़ी थोड़ी बातें मैं बताऊँगी नोमेनक्लेचर की, आपको समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो देखो फर्स्ट रूल होता है कि यू हैव टू चूज़ द लॉन्गेस्ट चेन। आप 1 2 3 ऐसे नेमिंग करो तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 2 3 ऐसे करो, बट आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 2 इसको 3 देके इसको 4 कर दिया, नो, दैट विल बी द रॉन्ग रूल, ठीक है। आपके पास क्या होनी चाहिए? एक सक्सेसिव नंबर आपको देना है, मीन्स जो चेन है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए कहीं भी। तो इसको आप नेमिंग दोगे 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे क्या लगा है? मिथाइल। बता चुकी हूँ मैं मिथेल एंड मिथाइल में क्या फ़र्क है। 2 मिथाइल, 1 2 3 3 कार्बन के लिए प्रोप, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का जो सेकंड टाइप है दैट इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन, अब देखो नाम से पता लग रहा है कि आपके पास देखो फॉर्मूला तो रहेगा सेम, लेकिन पोजीशन किसकी डिफरेंट होगी? पोजीशन आपके पास या तो भाई कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, उसकी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे होगा, सेकंड पे या थर्ड पे, कहीं भी, या आपके पास जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं। तो वही सेम बात है यहाँ पे, पोजीशन मीन्स पोजीशन का फ़र्क होगा किसकी पोजीशन का? फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। तो कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर होता है सेम लेकिन डिफरेंट ओनली इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल, ओके, तो उनको आप बोलोगे पोजीशन आइसोमर्स, और फिनोमेना आपके पास क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ब्यूटेन दिखा दिया, ब्यूटेन मीन्स इन डबल बॉन्ड लगा है, 1 पे इन है तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब आपने क्या किया ब्यूटेन में, इस ब्यूटेन में आपने इसको सेकंड पोजीशन पे लगा दिया, तो मीन्स ये आपका बन गया ब्यूट 1 इन, दैट इज ब्यूट 2 इन। तो किसका फ़र्क हो गया आपके पास? फंक्शनल ग्रुप जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन का फ़र्क हो गया, तो इसको आप क्या बोल दोगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेम वी कैन अप्लाई है। प्रोपेनॉल है, 3 कार्बन है, उसके साथ आपके पास लगा है OH ग्रुप। OH ग्रुप आपका होता है, देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी नोमेनक्लेचर आप जब करते हो, नोमेनक्लेचर में आपके पास सबसे पहले तो वहाँ पे वर्ड रूट होना चाहिए। वर्ड रूट क्या होता है? मिथ, इथ, प्रोप, ठीक है। फिर आपके पास होना चाहिए, कुछ होते हैं सफिक्स, सफिक्स मीन्स जो बाद में लगते हैं, कुछ होते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मीनिंग होता है जो पहले लगते हैं, ठीक है। सफिक्स का एग्जांपल तो आपने यहाँ पे देख ही लिया कि जब भी कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा होगा वो आपके अल्कोहल्स बनेंगे, तो OH ग्रुप के लिए आप जो वर्ड यूज़ करोगे दैट इज़ ऑल, बाद में लगेगा। तो यहाँ पे आपका वर्ड रूट क्या हुआ? प्रोपेन, और दैट विल बी द सफिक्स, ठीक है। तो प्रोपेनॉल, ठीक है। जब हम इसी OH को फर्स्ट पोजीशन की बजाय हम सेकंड पोजीशन पे लगा देते हैं तो इसको आप क्या बोल दोगे? प्रोपेन 2ऑल, सेकंड पे लगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आपका आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये भी आपका नाम से पता लग रहा है भाई, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट। कैसे होंगे वो समझो। देखो आपके पास अल्कोहल या ईथर्स की हम बात करते हैं, देखो आपने क्या किया, 2 कार्बन है, कार्बन आपने वहाँ पे एक OH ग्रुप लगा दिया, तो एक आप ऐसे लिख सकते हो इथेनॉल को, मीन्स आपके पास कार्बन है C2, हाइड्रोजन वहाँ पे 6 प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन है। इस जो आपने लिखा है ये कंडेंस फॉर्मूला, इसको आप 2 टाइप से अरेंज कर सकते हो, एक तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, दूसरा आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर्मूला तो रहेगा सेम ना, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आ गया OH ग्रुप, अल्कोहल, ये आपके पास 2 कार्बन, मैंने बता रखा है ये 2 कार्बन आपके एक ही ऑक्सीजन से जुड़े हों, एक ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हों, तो वो क्या होते हैं आपके पास? ईथर्स। तो मीन्स ईथर अलग फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल अलग फंक्शनल ग्रुप है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहा ना कंपाउंड का, लेकिन फ़र्क किस में आया कि जब हमने अरेंजमेंट इस टाइप से की कि वहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपके पास आ जाते हैं, तो उस आइसोमेरिज्म को आप क्या बोलोगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म,
ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इस चीज़ को एक बार जरूर देख लेना। ओके, कोई इतना मुश्किल नहीं है, एग्जाम्पल ही है। एक एग्जाम्पल से यदि यहाँ पे समझ आ गया तो आप यू कैन डू ईच एंड एवरी एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है दैट इज़ द कंसेप्ट, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको करा देती हूँ साइनाइड और आइसोसाइनाइड का। आप देखो फॉर्मूला तो आपके पास ये है C2H3N, आपने इनको अरेंज करना है। एक तो आप ऐसे करोगे CH3 के साथ Cn लगा दिया, नाइट्राइल, NC के साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया, नाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। तो दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो डिफरेंट है लेकिन फॉर्मूला क्या है, सेम। ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो फोर्थ टाइप है दैट इज द मेटामेरिज्म। इस वर्ड को भी आप समझो, मेटामेरिज्म। जो मेटामेरिज्म आपके पास क्या होता है, मेटामर्स एक चीज़ याद रखना, सेम होमोलोगस फैमिली से होते हैं। ठीक है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो आपके पास यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट हो। समझे इस चीज़ को, व्हाट आई मीन टू से। फॉर्मूला तो आपके पास रहेगा सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप के अराउंड दोनों साइड, आइदर साइड, कोई भी साइड, जब आपके पास एल्काइल ग्रुप में फ़र्क हो तो उस टाइप के जो आपके पास आइसोमर्स होते हैं उसको आप मेटामर्स बोलते हो और फिनोमिना आपके पास क्या हो जाता है, मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल से समझोगे आप इस चीज़ को। देखो ईथर्स की बात कर रहा है, यहाँ पे बता भी रखा है फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हों या सल्फर के साथ जुड़े हों, NH के साथ जुड़े हों या कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़े हों। ठीक है, कैसे देखो यहाँ पे देखो फॉर्मूला, आप इसको कंडेंस करके लिखो C4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी होगी 10, H10O। फॉर्मूला ये है, ईथर्स आपने बना दिए। ठीक है, इसको आप देखो यहाँ भी आपका CH2 CH3 लगा है, यहाँ भी CH2 CH3, दोनों तरफ सेम साइड के ईथर्स लगे हैं। इसको आप क्या बोलोगे, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, एक जो आपके पास है, जो आपके पास छोटा यू कैन से अल्काइल ग्रुप होता है उसके साथ आप ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हो, दैट इज़ द इथॉक्सी, लेकिन ये तो दोनों सेम है, इथेन। ठीक है, अब आपने क्या किया, अरेंजमेंट डिफरेंट कर दी। आपने ऑक्सीजन की एक तरफ रख दिया CH3, दूसरी तरफ आपने कार्बन चेन को बड़ा कर दिया। फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन चेन छोटी, यहाँ पे कार्बन चेन बड़ी, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। यहाँ फॉर्मूला तो सेम है ना, वही 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जब एल्काइल ग्रुप मीन्स जो कार्बन चेन है वो जब डिफरेंट हों तो उस टाइप के आइसोमर्स को आप मेटामर्स बोलते हो और फिनोमिना को आप क्या बोलते हो, मेटामेरिज्म। ओके, आई थिंक ये क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप आता है दैट इज़ द टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का कंसेप्ट आपको क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉटोमेरिज्म आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करोगे वहाँ पे आप देखोगे बार बार कि रीअरेंजमेंट हो रही है, टॉटोमेरिज्म वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान से करना है। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। कैसे, आपके पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है एक स्पेशल काइंड का, जहाँ पे दोनों आइसोमर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, कैसे होता है, इट अराइज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन एटम टू द अदर। ठीक है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो रहेगा सेम लेकिन वहाँ पे माइग्रेशन का मीनिंग होता है मूव करना। एक हाइड्रोजन एटम मूव कर जाता है एक एटम से दूसरे एटम पे, मीन्स एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे, या एक कोई कार्बन है उससे निकल के किसी दूसरे एटम पे जब चला जाता है तो उस टाइप का जो आपके पास जो आइसोमर्स बनते हैं जो इक्विलिब्रियम में होंगे उसको आप बोलोगे टॉटोमर्स। ठीक है, और जो फिनोमिना है दैट विल बी द टॉटोमेरिज्म। समझो इस चीज़ को, पहले इस चीज़ को समझ लो कि टॉटोमेरिज्म आपके पास कैसे होता है। देखो आपके पास था ये CH3CHO एल्डिहाइड ग्रुप था। यहाँ पे क्या हुआ, कई बार जब केमिकल रिएक्शन आप कर रहे होते हो तो सिचुएशन के हिसाब से आपको वहाँ पे प्रोडक्ट को चेंज कराना पड़ता है, मीन्स वहाँ पे टोटोमर्स होता है, रीअरेंजमेंट होती है। तो यहाँ से देखो जब आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाता है, ये लोन पेयर कंटेन करता है ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर आपके हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं। ठीक है,
देखो मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसे होगा। आपके पास है CH2H, इसको ऐसे लिख लो, और ये आपके पास CHO है, इसको आप ऐसे लिख लो। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करते हैं, ये अटैक, सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा अटैक क्यों करेंगे भाई? अटैक करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप जब केमिकल रिएक्शन कर रहे हो उसमें जो भी आपके पास सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली अटैक होगा। यहाँ पे अटैक करेंगे, जैसे यहाँ पे अटैक करेंगे ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, दैट विल शिफ्ट हियर। एंड जैसे ही यहाँ पे आपका जाएगा, देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो मीन्स 5th बॉन्ड पाई बॉन्ड और बन रहा है, तो ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होके आपका यहाँ चला जाएगा। क्या बनेगा? देखो यहाँ पे क्या बना, CH2, ये तो हाइड्रोजन निकल गया है, डबल बॉन्ड C, ये H एज इट इज़ है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया है, O के साथ क्या अटैच हो गया, H, ये बन गया है। तो मीन्स देखो इसको आप बोलते हो टोटोमर्स, ये दोनों होंगे टोटोमर्स, दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। इस फिनोमेना को मीन्स माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम, दैट इज नोन एज द टोटोमेरिज्म, ठीक है। और आई थिंक समझ आ गया होगा, इससे इजी तरीके से समझ नहीं आएगा ये, ठीक है। तो इसको दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे, ओके। टोटोमेरिज्म को आप बोलोगे आपके पास डिस्मोट्रोपिज्म, डिस्मोस बॉन्ड, जो आपके पास प्रोपोज वर्ड का मीनिंग है टर्न, मीन्स बॉन्ड टर्न हो गई हैं, जो सिंगल था वो डबल में कन्वर्ट हो गया, जो डबल था वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यदि हम टोटोमेरिज्म की बात करें तो ये आपके पास 2 टाइप का होता है, डायड सिस्टम एंड ट्राइड सिस्टम। डायड नाम से पता लग रहा है, डायड, डाई का मीनिंग क्या होता है, 2, जब 1 to माइग्रेशन होती है तो दैट इज़ द डायड सिस्टम, ठीक है। जब आपके पास ट्राइड का मीनिंग क्या होता है, जब आपके पास जो माइग्रेशन है वो 1-3 टाइप की माइग्रेशन हो, जैसे यहाँ पे 1 2 3, एक एटम बीच में आ रहा है 1 2 3, तो इस जो शिफ्टिंग है, इस माइग्रेशन को आप बोलोगे दिस इज़ द ट्राइड सिस्टम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, RCN था, यहाँ पे NC आप लिख दोगे, तो यहाँ पे हुआ क्या कि एक बार कार्बन से लिंकेज थी, दूसरी बार नाइट्रोजन से, मीन्स बॉन्ड आपके पास शिफ्ट हो गए, तो 1-2 जो 1-2 माइग्रेशन होती है दिस इज़ द डायड सिस्टम। एंड जब आपके पास 1-2-3 पोजीशन से माइग्रेशन हो तो उसको आप क्या बोलोगे, ट्राइड सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके पास दिखा रखा है कि एल्डिहाइड आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, हालांकि ये आपके पास 100% रहता है, लेकिन ये आपके पास नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलता है, ठीक है। तो ये जो दिखाए हुए हैं एरोज़, ये हमें यही बताते हैं कि जो बड़ा एरो है मीन्स जिस साइड उसकी डायरेक्शन होती है, मीन्स वो आइसोमर आपका मेजर क्वांटिटी में है, ज़्यादा है, और जिस तरफ छोटा होता है मीन्स वो आपका स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। ऐसे शिफ्टिंग आपकी एसीटोन आपका प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्ट हो सकता है, कार्बे हेक्सेनोल आपका कार्बन हेक्सिनोल में कन्वर्ट हो सकता है, हेक्सेनॉन ऑल में, कीटोन अल्कोहल में, ठीक है। तो ये आपके पास कंसेप्ट था आपका टोटोमेरिज्म का। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके पास आती है विच यू हैव टू नो, कि आपके पास जो कीटो या इनॉल, एक तो ये था आपके पास कीटो फॉर्म थी, कीटो फॉर्म थी कार्बोनिल ग्रुप की, एक आपके पास अल्कोहलिक फॉर्म बन गई। तो कीटो एंड जो इनॉल फॉर्म है उनकी स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर आपके अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब कौन कौन से अफेक्ट करते हैं कि हम बोलते हैं एक आपका मेजर होता है, एक आपका माइनर होता है, कैसे बनते हैं, ठीक है। ये हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपके पास आता है स्टेबिलिटी, ठीक है, कि भाई जो आपके पास स्टेबल फॉर्म होगी ना, जो स्टेबल होगी वही आपके पास लार्ज क्वांटिटी में होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है कि हमने पहले सिंपल एल्डिहाइड या कीटोन का एग्जांपल हम जो अभी करके आए हैं, वहाँ पे इनॉलिक फॉर्म आपकी नेग्लिजिबल होती है, जो आपने OH बनाया है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। हाउएवर इफ इनॉलिक फॉर्म इज स्टेबलाइज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रेजोनेंस सच एज 1,3 डाइकार्बोनिल अमाउंट ऑफ इनॉलिक फॉर्म इज़ मच ग्रेटर दैन द एल्डिहाइड फॉर्म। ये आपका क्या बोल रहा है, वो आप चीज़ को समझो, इसको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बोल रहा है कि जो हमने अभी सिंपल पढ़े थे दिस वन, यहाँ पे तो देखो ये 100% था, दिस इज़ नेग्लिजिबल,
ये आपकी इनोलिक फॉर्म है, दिस इज द कीटो फॉर्म, तो ये आपका नेग्लिजिबल होगा। लेकिन इसने बोला है कि वो आपका स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। यदि आपका इनोलिक फॉर्म स्टेबल हो रहा है, वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स या चिलेशन इफेक्ट हो रहा है या रेजोनेंस हो रहा है, कोई ऐसी फोर्स वहाँ पे आपकी लग रही है जो इनोल को स्टेबल बनाएगी, तब जो क्वांटिटी है वो नेग्लिजिबल ना रह के थोड़ी बहुत वहाँ पे क्वांटिटी आ सकती है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि जैसे आपके पास है एसिटिक एस्टर, ये एस्टर आपके पास है, दिस इज़ द एसिटो ग्रुप, दिस इज़ एस्टर COO। एस्टर आपके पास क्या होते हैं, RCOO R डैश, मतलब कार्बनिल ऑक्सीजन फिर कार्बन, तो कार्बनिल है, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, तो दिस इज़, ये आपके पास जो ग्रुप है ये आपके पास एसिटो, दिस इज़ द एसिटिक एस्टर। ओके, अब देखो यहाँ पे 1,3 हम यहाँ पे माइग्रेशन करा रहे हैं। 1,3 माइग्रेशन जब आप कराओगे तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो रहा है, ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आपका अटैक करेगी, इस पे अटैक करेगी, तो मीन्स इस ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन को तो ये ले जाएगी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। 1,3 माइग्रेशन है, 1 2 3 तीन एटम के बीच में हो रही है, दैट इज़ 1,3। यहाँ पे देखो अब ये आपकी बन गई इनोलिक फॉर्म, OH यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया। इन्होंने दिखाया कि ये जो इनोल बना है ना भाई, ये आपका रेजोनेंस से स्टेबल होता है, यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है, रेजोनेंस इफेक्ट आप पढ़ के आए, यहाँ पे आपके पास कॉन्टिन्यूसली क्या रहती है, पाई बॉन्ड की माइग्रेशन रहती है, इसलिए ये इनोलिक फॉर्म नेग्लिजिबल ना रह के 7% बनता है। ठीक है, तो अमाउंट को कौन सा फैक्टर ने इफेक्ट किया, स्टेबिलिटी ने। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड आपके पास होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का, ये डिफरेंट आपका दिया हुआ है, एक बार इसको जरूर पढ़ लेना। एक एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया, एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट फैक्टर आता है आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस का। स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आपको क्या बता रहा है कि जो स्टेरिक का मीनिंग क्या होता है, स्पेस में जो हिंड्रेंस का मीनिंग होता है रुकावट, कि अटैक हो रहा है किसी एटम का दूसरे एटम पे, इलेक्ट्रॉन का दूसरे एटम पे, तो उस रुकावट को क्या कोई रोकता है या क्या होता है, मीन्स वो फैक्टर भी आपके अफेक्ट करते हैं इनोल के कंटेंट को। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका क्या बोला है कि ऐसी जो आपने यहाँ पे बनाया है इनोलिक फॉर्म, एस्टाइल एसीटोन आपने जो बनाया है, यदि वो गैसियस फेज में होगा, गैस, हालांकि दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे तो आपका लगा है हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका लगा है CH3। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास CH3 ग्रुप लगा है, इसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, वहाँ पे स्टेरिक आपके पास स्टेरिक रिपल्शन होगी। ठीक है, स्टेरिक रिपल्शन होने की वजह से आपके पास अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, गैसियस फेज में यदि ये 91 से 93% बन रहा है, तो ये इसकी वजह से, इस हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से, तो यहाँ पे आपके पास गैसियस फेज में ही यदि आप H की जगह CH3 लगा देते हो, परसेंटेज आपकी रिड्यूस हो जाती है 91 से 43। तो आपको यहाँ से क्या पता लगा कि जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप आप अटैच करते हो उतनी ही ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है उतना ही जो आपके पास इनोलिक फॉर्म है उसका कंटेंट आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो फैक्टर है वो आपके पास है इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोटिक सॉल्वेंट है वो आपके पास पोलर प्रोटिक कौन से होते हैं, जैसे वाटर, मीथेनॉल। ठीक है, जो आपके पास क्या करते हैं, विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं भाई कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो फिर वो तो इनोल के कंटेंट को डिक्रीज़ कर देते हैं। ये आपके पास क्या बोल रहा है वो चीज़ आप एक बार यहाँ से ज़रूर समझो। ये आपको बोल रहा है कि यदि आपके पास वाटर या मिथेनॉल या एसिटिक एसिड अटैच हो कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, तो मीन्स आगे जो इनोल फॉर्म है वो तो आपकी नहीं बनेगी, वो तो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यदि एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जैसे हेक्सेन, बेंजीन, तो वहाँ पे आपके पास जो इनोल फॉर्म है वो मैक्सिमम आपकी बनेगी। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना। देखो इसने क्या बोला है, इनोल फॉर्म यदि हम एस्टाइल एसीटोन की बात करें 76% होगी इथेनॉल में, लेकिन 92% होगी हेक्सेन में। तो ये प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट के ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद ये एसेंशियल कंडीशन आपकी दे रखी है, इनको आपने डेफिनेटली पढ़ना है, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें टोटोमेरिज्म होता है। मेन कंसेप्ट आपका जो था वो टोटोमेरिज्म के कंसेप्ट को समझने का था कि टोटोमेरिज्म आपके पास एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आता है लास्ट आइसोमेरिज्म जो है, दैट इज़ द रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, वही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन
कुछ कंपाउंड आपके पास ऐसे होते हैं जो ओपन चेन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से पता लगेगा। जैसे आपके पास है C3H6, या तो आप इसको ऐसे दिखाओ प्रोपीन, या आप इसको ऐसे दिखाओ साइक्लोप्रोपीन। तो मीन्स इसी की आप जो कंडेंस फॉर्मूला दिखाया हुआ है, इसकी आप स्ट्रेट चेन भी बना सकते हो, ओपन चेन भी, इसी की आप क्लोज चेन भी बना सकते हो। तो ये दो आइसोमर है, ये आपके पास होंगे रिंग चेन आइसोमर्स, और जो ये फिनोमिना है इसको आप क्या बोलोगे? रिंग चेन आइसोमर्स। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट था जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का था। ये डिफरेंट आपके पास एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, एक्सरसाइज जो आपने यहाँ पे करनी है। एक कंसेप्ट आपका जो यहाँ पे हमने करना है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो हम आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मीन्स हम कल करेंगे उसको। ठीक है, आज के लिए ये कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है कि कहीं आप इसमें ये बोलो कि इतना ज़्यादा काम है या ऐसा कुछ है। यू हैव टू डू दिस। ठीक है, आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट आपने आज कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। ओके, क्योंकि आप अभी वो टाइम नहीं रहा बेटा कि आप ये बोलोगे कि 1 टॉपिक दे दिया, 2 टॉपिक हो गए। नहीं, 11th क्लास में हो एंड आपने साइंस स्ट्रीम ली है, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो इस कंसेप्ट को आपने आज कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछो। ओके, थैंक यू।